हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की। ये फंड डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी के अंदर में आता है और फंड का आज पूरा रिव्यू करेंगे दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, 5 चीजों पर फोकस करेंगे एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड पर। पहला है फंड और फंड की लेटेस्ट एनएवी, जून 10 तक की लेटेस्ट एनएवी आपको बताएंगे। परफॉर्मेंस, यहां पर 2 चीजों पर फोकस करेंगे, शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म किया है और लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म किया है फंड ने। दोस्तों, फंड ने रिस्क कैसी मैनेज की है वो हम आपको बताएंगे, बहुत ही सिंपल शब्दों में बताएंगे ताकि बहुत ही इजीली आपको पता चल जाए। पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं वो हम आपको बताएंगे, उसकी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। और लास्ट में वर्डिक्ट की लॉन्ग टर्म के लिए ये फंड आपके लिए सही है या नहीं, आपके गोल्स के लिए ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। तो सबसे पहले फंड और उसका ऑब्जेक्टिव देखिए दोस्तों। फंड का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन करना। कैसे करेगा? वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेगा यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, और दूसरा डेट में यानी कि बॉन्ड्स, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। तो उसका वो मिक्स करेंगे और पोर्टफोलियो बनाएंगे। और जो एसेट एलोकेशन होगा कि कितना उनको इक्विटी में पैसा डालना है और कितना डेट में डालना है, वो फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे। और ये चीज कैसे डिसाइड करेंगे? वो चीज पर इंटरेस्ट रेट कैसा चल रहा है, इक्विटी मार्केट और उसका वैल्यूएशन कैसा चल रहा है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में कौन सा एसेट क्लास कैसा काम करेगा, वो सब चीजों पर फोकस करेंगे फंड मैनेजर। और रिस्क मैनेजमेंट करेंगे जिससे कि एक पोर्टफोलियो बने और आपको ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम रिटर्न मिलने की कोशिश वो करेंगे। अब दोस्तों, फंड के बारे में आपको बता दें, फंड लॉन्च हुआ था फरवरी 1 1994 में। 26 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, सबसे पुराने फंड में से एक ये माना जाता है। लेकिन जून 1 2018 में एचडीएफसी प्रूडेंस फंड और एचडीएफसी ग्रोथ फंड का मर्जर हुआ दोस्तों, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। टोटल एसेट आज की तारीख में 33,772.47 करोड़ रुपीस मैनेज कर रहा है, जो कि इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा एसेट ये फंड मैनेज कर रहा है दोस्तों। अब एक्सपेंस रेशियो बता देते हैं। अगर आप ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू में इन्वेस्ट करते हैं तो 1.62% आपका खर्चा होगा, और खुद ही करते हैं बिना किसी सपोर्ट के तो 1.07% आपका खर्चा होगा। फंड मैनेजर है प्रशांत जैन साहब, जो 2003 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और ओवरऑल एक्सपीरियंस तो दोस्तों उनका अप्रोक्सीमेटली 30 साल के आसपास है इस मार्केट में दोस्तों। और बहुत कम फंड मैनेजर इतना समय तक सरवाइव भी कर सकते हैं दोस्तों। बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 65:35 इंडेक्स दोस्तों। 10 जून का लेटेस्ट डेटा लेके आए हैं एनएवी के रिस्पेक्ट पे। देखिए, अगर आप ग्रोथ प्लान डायरेक्ट में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो एनएवी है 177.4950। और अगर आप ग्रोथ प्लान में ही करते हैं, रेगुलर प्लान जो जिसे कहा जाता है ब्रोकर के थ्रू में, तो 169.46। तो इतना आपका एडवांटेज हो रहा है डायरेक्ट प्लान में। लेकिन अगर आप डिविडेंड प्लान में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 22.47 एनएवी हो रही है, और वही रेगुलर प्लान में 20.89। अब दोस्तों, अगर आप रेगुलर प्लान में या फिर ब्रोकर के थ्रू ले या फिर आप खुद इन्वेस्ट करें, ये एक अलग से डिस्कशन और चर्चा का विषय है, क्योंकि दोनों चीजें के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है दोस्तों। तो वो हम किसी दूसरे वीडियो पे जरूर कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कवर करके लिखिए, तो हम आपको रेगुलर प्लान और जो डायरेक्ट प्लान है उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो हम आपको बता देंगे। आप जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस में दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस लिया है। देखिए, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हम नहीं लेते हैं, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी रही थी। आपने मार्च महीने में भी मार्केट में पैनिक देखा, तो हमने वही कैप्चर करने की कोशिश की है कि उस वोलेटिलिटी में फंड ने कैसा परफॉर्म किया। और उसके बाद जो मार्केट चढ़ी, आपने 7,500 8,000 निफ्टी देखा, और उसके बाद भी निफ्टी 10,000 तक पहुंच गई, उसमें फंड ने कैसा परफॉर्म किया। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस हम आपके सामने लाए हैं। लेकिन कभी भी अपना डिसीजन शॉर्ट टर्म के बेसिस पे ना ले तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, फंड है यहां पर ये डार्क ब्लू कलर में, और लाइट ब्लू कलर में जो वैल्यू रिसर्च है उनका जो बैलेंस टीआरआई है वो है। और यहां पर हल्का ग्रीन कलर में यहां पर है हाइब्रिड
डायनामिक एसेट एलोकेशन जो कि कैटेगरी है दोस्तों। तो एक महीने में आप देख रहे हैं फंड ने दोनों को आउट परफॉर्म किया है। तो पिछले एक महीने में जब मार्केट चली है, जब पैनिक आया और उसके बाद मार्केट चली है, तो फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। 3 महीने में यानी जून 10 है तो आप मार्च 10 वो अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं। तो देखिए फंड गिरा है -2.97, वहीं पर जो बैलेंस टीआरआई है -2.6 और -1.03 गिरा है कैटेगरी। तो फंड ने हम कह सकते हैं ठीक ठाक परफॉर्म किया है, बहुत ज्यादा गिरा नहीं है। लेकिन वही वाईटीडी का मतलब है जनवरी 1 से यानी 2020 के शुरुआत से क्या परफॉर्म है। तो देखिए फंड -15.95% गिरा है, वहीं पर जो वीआर की जो बैलेंस टीआरआई है 13.69 और जो डायनामिक एसेट एलोकेशन जो पूरी कैटेगरी है वो -5.95। तो अगर आप 2020 की बात करें तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। यहाँ पर हो सकता है एक रीजन कि जब मार्केट गिर रही थी मार्च के महीने में खासकर, तो ये फंड बहुत ज्यादा गिरा होगा, तो इसीलिए आपको ऐसा डेटा देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो देखिए फंड ने और अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लगभग 17% गिरा है। वहीं पर बैलेंस टीआरआई -10.65 और डायनामिक एसेट एलोकेशन तो बहुत ही कम गिरे हैं -3.14। तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि 6 महीने एक साल में या फिर वाईटीडी में फंड ने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन हाँ कुछ एक रे ऑफ होप बन रही है। तो वो ये कि वैल्यू स्टॉक और पीएसयू स्टॉक्स में फंड मैनेजर प्रशांत जैन साहब का बहुत ही ज्यादा बायसनेस रहता है, उनका रिस्पेक्ट रहता है इन सब फंड में। तो हम देख पा रहे हैं कि अब मार्केट जब चढ़ रही है, खासकर ये मई महीने में आपने देखा और जून महीने में थोड़ा बहुत देखा, तो वहां पर वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कब तक ये ट्रेंड रहेगा ये देखने की बात रहेगी अगले 3-4 महीनों के बाद। तो फिर आपको लग सकता है कि फंड ने परफॉर्मेंस फिर से चालू कर दी है। अब लॉन्ग टर्म बताते हैं आपको। लॉन्ग टर्म में देखिए दोस्तों, अगर हम 3 साल का डेटा लेते हैं तो फंड ने -1.72% परफॉर्म किया है, लेकिन वहीं पर बैलेंस टीआरआई है 3.37 और जो हाइब्रिड जो डायनामिक एसेट एलोकेशन जो क्लास है कैटेगरी है वो 2.35। तो यहाँ पर 3 साल में फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। 5 साल में देखिए, ये जून 10 को अगर आपको यहाँ पर आपको मापदंड मानना पड़ेगा दोस्तों, 4.7%, यहाँ 6.22, यहाँ 5.16। तो फंड 5 साल में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म और आगे जाते हैं, जो कि बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म सोचिए, तो 7 साल में आप देखिए 10.26% परफॉर्मेंस है। वहीं पर बैलेंस टीआरआई का है 8.91% और डायनामिक एसेट एलोकेशन का है 9.02%। तो 7 साल में फंड ने आउट परफॉर्म किया है, बहुत बड़ा आउट परफॉर्म नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस उसने किया है। 10 साल में देखिए 9.11% उसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कमा के दिए हुए हैं, जो कि इक्विटी और डेट दोनों को मिला के जो रिटर्न आ रहे हैं 8.34% आ रहा है बैलेंस टीआरआई का, और हाइब्रिड का आ रहा है 7.98 यानी 8% के आसपास। तो यहां पर भी आउट परफॉर्म किया है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस जब भी 4% 5% हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये एक देख सकते हैं कि आप 1-1.5% से आउट परफॉर्म लॉन्ग टर्म में किया हुआ है। तो दो चीजें समझ में आ रही है दोस्तों, पिछले एक महीने में फंड अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पिछले 3 महीने 6 महीने में या फिर 3 साल में 5 साल में बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस है। लेकिन लॉन्ग टर्म में फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए अगले 3 से 6 महीने देखना बहुत जरूरी है कि फंड किस डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों, उसका आप नोट जरूर रखें। अब दोस्तों रिस्क रेशियो, रिस्क में हमने दो पैरामीटर ही लिए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्पे रेशियो। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन बैलेंस्ड एडवांटेज में बहुत डेटा मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन जरा सा समझा देते हैं आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना अच्छा। अब देखिए जो डायनामिक एसेट एलोकेशन जो कैटेगरी है उसका 11.64 है, बैलेंस टीआरआई का 16.94 है और फंड का 17.83। तो जितना कम हो उतना अच्छा। तो यहाँ पर ज्यादा है तो ये चीज डिजायरेबल नहीं है। ये 3 साल की बात है और ये सेम वैल्यू रिसर्च का जो बैलेंस टीआरआई है उसी को ही हमने अपना यहाँ पर बेस बनाया है। दूसरा है शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो हमने पुराने वीडियोस में आपको बहुत ही डिटेल में समझाया भी है दोस्तों। अगर आपको और समझना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। शार्पे रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। अब देखिए यहाँ पर है -0.28, ये है -0.1 और फंड का है -0.39। तो ये भी
डिजायरेबल नहीं है दोस्तों। तो ये दो चीज में रिस्क में भी ठीक ठाक मैनेज नहीं हो पा रहा है। पोर्टफोलियो की अब आप आपको अपडेट बता देते हैं। देखिए टोटल 65 इक्विटी स्टॉक्स है, ठीक है। 29 बॉन्ड होल्डिंग्स है, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड होल्डिंग, कॉर्पोरेट बॉन्ड होल्डिंग्स है, तो ये टोटल 29 है। तो अच्छा खासा आप देख सकते हैं फंड ने अपने आप को डाइवर्सिफाई तो किया हुआ है। अब जो 10 स्टॉक्स है, टॉप के जो 10 स्टॉक है, वहां पर 53% की होल्डिंग है। तो एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले रहे हैं कि वो 10 स्टॉक चले तो ये जो फंड है वो अच्छा चलेगा। वो 10 स्टॉक में आता हूं आपको, अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। एनुअल टर्नओवर है 18%, मॉर्निंग स्टार में ये 18% दिखा रहा है एनुअल लेवल में, जो कि अच्छा कहा जाएगा। जितना कम टर्नओवर हो, जितनी कम चर्निंग हो, जितना कम खरीद बेच हो, उतना अच्छा कहा जाता है। तो ये अच्छा है। और आज की तारीख में 80% से थोड़ा ज्यादा फंड ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, यानी वो जो आपने 33,000 करोड़ के आसपास आपने देखा था टोटल एयूएम, तो उसका 80.65% इक्विटी में वो पैसा लगा हुआ है। बाकी जो फिक्स्ड इनकम या जो बॉन्ड है उसमें 16.74 पैसा जो रुपीस है उतने लगे हुए हैं, और बाकी का जो पैसा है वो कैश में है आज की तारीख में दोस्तों। अब ये है टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग, जो कि 53% होल्डिंग में आता है दोस्तों। तो देखिए नाम है आईसीआईसीआई बैंक, 7.72% ये एसेट मैनेज कर रहा है इस फंड पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फिर है लार्सन एंड टूब्रो, फिर है आईटीसी। ये सब आप देख सकते हैं कि एक तरीके से वैल्यू स्टॉक है, जो बहुत ही डीप वैल्यू में है, लेकिन उनका मार्केट उनको उतना क्या कहते हैं कि उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। आईटीसी भी देखिए 5.49%, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनर्जी में है 5.25, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 4.84, कोल इंडिया 4.63, इंफोसिस 4.57, औरबिंदो फार्मा हेल्थ केयर में 3.05, और रिलायंस इंडस्ट्रीज वो भी एनर्जी में, टेलीकॉम में भी अब आ गई है, रिटेल में भी अब आ गई है 2.85%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू बायस्ड है, और पीएसयू स्टॉक की तरफ ज्यादा रुझान है प्रशांत जैन साहब का, जो कि फंड मैनेजर है। तो ये सब स्टॉक को जब मार्केट अच्छी वैल्यू देगी तो यही एक्सपेक्टेशन है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म ये करेंगे, लेकिन वो सब तो टाइम ही बताएगा दोस्तों। अब आते हैं लास्ट में वर्डिक्ट की तरफ। दोस्तों ये जो वैल्यू अप्रोच और जो गवर्नमेंट स्टॉक्स जो प्रशांत जैन साहब जो करते हैं, वो उनके जो दूसरे फंड्स हैं वहां पर भी वही सेम अप्रोच ही है, ऑलमोस्ट सेम अप्रोच है हम कह सकते हैं। एचडीएफसी टॉप 100 फंड हो या फिर एचडीएफसी इक्विटी फंड हो, जो कि मल्टी कैप कैटेगरी में आता है, तो वैल्यू बायस में है। हमने फंड का जो प्राइस अर्निंग रेशियो भी देखा, वो भी बहुत कम है, 10 से नीचे में है दोस्तों। तो जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ेगा, और ऐसी उम्मीद है ये सब स्टॉक तब अच्छा से ये बाउंस बैक करेंगे, और रीसेंट परफॉर्मेंस से एक उम्मीद बनती है। और रीसेंट में दोस्तों ये एक महीने का परफॉर्मेंस है, तो उस पर कोई हम एक डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कम से कम थोड़ा 1 साल 2 साल हो तो फिर कोई डिसीजन लिया जा सकता है, या कम से कम 6 महीना भी हो तो भी हम कुछ देख सकते हैं। तो फिर से इस फंड में रिविजिट करना, समझ लीजिए अक्टूबर के महीने में या सितंबर एंड में, उस समय में थोड़ा ठीक रहेगा। तो वो चीज को हमको ध्यान रखना है। लेकिन आपको एज एन इन्वेस्टर क्या करना है, आपको अपना गोल डिफाइन करना है और एसेट एलोकेशन करना है। बहुत सारे इन्वेस्टर, हमने इससे पहले भी जो वीडियो बनाए हैं, डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा इसीलिए इन्वेस्ट कर देते हैं एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में। तो दोस्तों डिविडेंड आपने देखा कि अप्रैल से कम हो गया है, 0.31 से 0.23 हो गया है। तो इसीलिए फंड अच्छा परफॉर्म करेगा तो डिविडेंड भी भविष्य में बढ़ेगा, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मेन पॉइंट है, आपका पूरा पूंजी इस एक फंड पर इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए है, तो 50 लाख में से 30 लाख रुपए एक फंड में इन्वेस्ट ना करें, चाहे वो एचडीएफसी बैलेंस्ड हो या कोई भी दूसरा फंड हो दोस्तों। 6-7 अच्छे म्यूचुअल फंड्स का अपना बास्केट बनाए, अपने एडवाइजर से बात करें, और उसके बाद ही एक डिसीजन ले, और अपने गोल्स को जरूर डिफाइन करें दोस्तों, वो ज्यादा जरूरी है। अभी पूरा पैसा आप लगा देंगे एक ही फंड में तो फिर वो सही नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको सब कुछ देखना है, आपकी फैमिली में आपको सब कुछ देखना है दोस्तों। आपने अपना टाइम दिया, अपने टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।